तो देखिए दोस्तों, शुरू में क्या होता था, जब ये अक्टूबर में रेवोल्यूशन हुआ उसी के बाद सडनली सबसे पहला बेसिस जो था अरेस्ट का, क्योंकि सबसे पहले अरेस्ट किया जाता था लोगों को इन लेबर कैंप्स में भेजने के लिए, गुलाग लेबर कैंप्स। एंड आप लोग सोच रहे होंगे वेट अ सेकंड, मेरे को एक सॉरी टू डाइग्रेस, बट ये जो गुलाग आर्किपेलागो नाम दिया गया है ये क्यों दिया गया, ऑल्दो इट इज़ वेरी पोएटिक, एंड मैं आपको बताता हूँ इसमें थोड़ा सी आयरनी सरकाज़म भी है। बिकॉज आप अगर देखोगे आर्किपेलागो एक इमेजिनरी सीरीज ऑफ आइलैंड्स कहा जाता था, एंड ओनली दोज कुड विजिट दोज आइलैंड्स जो डेस्टिन्ड होते थे वहाँ पे पहुँचने के लिए, जिनकी किस्मत में लिखा होता था कि वो उन आइलैंड्स को देख सकते हैं। एंड नेचुरली गुलाग आर्किपेलागो भी वैसा ही है, जिनकी किस्मत में लिख दिया गया है कि वो उन प्रिजन कैंप्स में जाएंगे तो बस उनको जाना ही जाना है। तो इट इज़ वेरी सरकास्टिक वे ऑफ गिविंग इट अ नाइस टाइटल। एंड अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अरेस्ट ही कैसे होते थे, अरेस्ट ही बहुत अब्सर्ड होते थे। अगर किसी के ग्रैंडफादर या फादर या उनकी फैमिली की पूरी उसमें आप देखो कोई भी इंसान एलीट क्लास में रहा है, या ये अभी कोई इंसान एलीट क्लास में आया है, इंट्रोड्यूस हुआ है, देन ही इज़ टू बी ब्लेम्ड। एंड इस इंसान की वजह से जो नीचे लोग हैं वो सप्रेस हुए हैं, एंड ही इज़ द परपेट्रेटर, ऐसा कह के इन लोगों को अरेस्ट किया जाता था। इवेंचुअली स्टार्ट में ये रहा, एंड देन जो कुछ लोग इस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे या फिर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थे, जैसा कि मैंने आपको कहा टोटलिटेरियन स्टेट में ये सब चीज़ें नहीं टॉलरेट की जाती, उन लोगों को भी अरेस्ट किया गया, एंड साथ ही साथ उन लोगों को भेजा जाता था गुलाग कैंप्स में। एंड अरेस्ट ऐसे टोटली कंप्लीटली रैंडम होते थे। एंड मैं आपको बताता हूँ अलेक्जेंडर सोजनिस्ट को कैसे अरेस्ट किया गया। वेल, अलेक्जेंडर सोजनिस्ट ऑल्दो शुरू में सोशलिस्ट आइडियाज़ को फॉलो करने वाला एक ऐसा इंसान था जो एथीस्ट भी था, कहीं नहीं उसको इन आइडियाज़ का कुछ भी था कि बिकॉज ही वॉज लाइक, ऑल्दो जैसे हम सब यूथ में होते हैं, वेरी मच फ्री, वेरी मच लिबरल, बिकॉज लिबरल आइडियाज़ हमें कहीं ना कहीं अपील बहुत ज़्यादा करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि लिबरल होना ख़राब है, बिकॉज लिबरल और कंजर्वेटिव का एक बैलेंस जो होता है वो लाइफ को कहीं ना कहीं एक प्रॉपर बैलेंस में लाता है। बट शुरू में बिकॉज वो फ्रंट पे था जर्मनी के साथ लड़ते हुए, तो उस टाइम पे उसे कई फ्लॉज दिखे उनकी फॉर्मेशन में, जो जर्मनी के खिलाफ वो वॉर लड़ रहे थे, तो वो अपने फ्रेंड को सरकास्टिक ह्यूमर में इस बारे में बोलता था। एंड वो जो लेटर्स हैं वो इस तरह इंटरप्रेट किए गए कि दैट दिस पर्सन इज द एनिमी ऑफ स्टेट बिकॉज ही इज क्रिटिसाइजिंग द स्टेट। एंड उस इंसान को वहाँ से अरेस्ट कर लिया गया। एंड यू माइट बी वंडरिंग, इतनी छोटी सी बात के लिए अरेस्ट कर दिया गया। वेल, अगर आप 20th सेंचुरी की हिस्ट्री अच्छे से पढ़ोगे, एंड आई वुड से ये हो गई विक्टर फ्रैंकल की मैन सर्च फॉर मीनिंग हो गई, ऑर्डिनरी मैन, ऐसा सब कुछ होता था। एंड अंडरस्टैंड इट, अगर हम दोबारा उन एक्सट्रीम्स पे गए देन वर्स्ट ऑफ ह्यूमैनिटी विल कम आउट। वेल, एनीवे, कमिंग बैक, ऐसे अरेस्ट काफ़ी लेवल पे मास पॉइंट पे हो रहे थे, एंड लोगों को अंडरस्टैंड नहीं होता था कि वो इस सब का क्या बनाए। बिकॉज कहीं अरेस्ट तो ऐसे होते थे कि कहीं रात को जैकबूट पहन के सोल्जर्स अंदर घुसाते थे, एंड इंसान को पता भी नहीं होता था कि ओ क्या हो रहा है मेरे आसपास, ये लोग अंदर क्यों आ गए। एंड रात को 3 बजे इंसान को पता भी नहीं है, एंड सडनली उसको बिठा के उसके घर के आसपास पूरी चेकिंग करके देखते थे कहीं इधर तो कहीं कुछ छुपा के नहीं रखा, ये स्टेट ऑफ एनिमी है या नहीं है। बट इवेंचुअली इवन अगर उनको कोई सबूत भी नहीं मिलता था, स्टिल वो उस इंसान को उठा के ले जाते थे फॉर इंटेरोगेशन। एंड नाउ यू माइट बी थिंकिंग व्हाट दिस इंटेरोगेशन इज ऑल अबाउट। एंड शुरू में जब भी अरेस्ट होता था इंसान को, जब जर्नी पे ले जा रहे हैं इंटेरोगेशन प्रिजन्स में, तो वहाँ तक उसको यही शौक होता था, मे भी कोई गलती हुई है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, तो मेरे को क्यों ऐसे ले जाया जा रहा है। एंड शुरू में तो ये बात थी, और उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें थी कि शुरू में तो चलो प्रिविलेज्ड जिनको कहा जाता था उन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था, बट इवेंचुअली धीरे धीरे करते करते जो लोग, ठीक है, जो लोग अगर ज़रा सा कंप्लेन कर दे सिस्टम के बारे में, या फिर जो लोग हल्की सी कोई गलती कर दें जो कि इनकी कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी रिजीम की आइडियोलॉजी के हिसाब से गलत मानी जाती है, उसको 10 सालों की, 15 सालों की सज़ा सुना दी जाती थी, इवन 25 साल की भी कई लोगों को। देन इवेंचुअली क्या हुआ कि ऐसे ऐसे करते करते जब लोगों का अरेस्ट होता है, एंड इंसान भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार मैंने ऐसा क्या गलत किया है जिसके लिए मेरे को ये ऐसे ले जा रहे हैं।
एंड देन उसके बाद आता है इंटेरोगेशन, एंड उसको लगता था फॉर श्योर ये जब मेरे से बातचीत होगी इंटेरोगेशन में देन सब कुछ सॉर्ट आउट होगा या फिर मैं बाहर किसी से कम्युनिकेट करूंगा, बट जब तक आप बाहर कम्युनिकेट करने की बात करते हो तब तक सारे डोर्स, अरेस्ट के बाद सब डोर्स कम्प्लीटली क्लोज हो चुके होते हैं। एंड वहाँ पे जब आपकी इंटेरोगेशन होती है, एंड इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा इंटेरोगेशन वॉज रियली ब्रूटल, एंड जब मैं कहता हूँ ब्रूटल it is not underestimated, let me just be very clear about it, because अगर हम interrogation की बात करें, let me read you something from here, ठीक है, because it is very much dark. If intellectuals in the play of Chekhov who spent their time guessing what would happen in 20, 30 or 40 years had been told that in 40 years interrogation by torture would be practiced in Russia, that prisoners would have their skulls squeezed within iron rings, that a human being would be lowered into an acid bath, that they would be trussed up naked to bitten by ants and bed bugs, and the ramrod heated over a primus stove would be thrust upon their anal cavity, the secret brand, that a man's genitals would be slowly crushed beneath the toe of a jackboot, and that in luckiest possible circumstances prisoners would be tortured by being kept away from sleep for a week, by thirst, and by being beaten to a bloody pulp. Not one of the Chekhov's play would have gotten to its end because all the heroes would have gone insane to asylum. तो दोस्तों अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि कितनी ब्रूचली इंटेरोगेट किया जाता है, एंड अगर इस तरह से आप किसी को भी इंटेरोगेट करोगे, कोई भी इंसान होगा चाहे उसका कसूर हो ना हो, बिकॉज उनको सिर्फ ये कहा जाता था कि तुम्हें एक ऐसा इंटेरोगेशन लेना है जिसमें सामने वाला इंसान सीधा सीधा बोले कि हाँ भाई मेरी गलती है, मैं इस सारे इंटेरोगेशन के थ्रू नहीं जाना, मैंने किया है गुनाह जिसके लिए भी तुम मेरे को सजा देने जाते हो। बिकॉज आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम इंसान का विल पावर जो होता है वो वीक हो जाएगा इस सारी इंटेरोगेशन, और जो सब मैंने आपको पढ़ के सुनाया आई डोंट थिंक कि कोई भी इंसान इतना मॉरली इंटेग्रल होगा कि वो इस सब इंटेरोगेशन के बाद भी, इतने सब टॉर्चर के बाद भी बोले कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। बट स्टिल देयर वेर सर्टन एग्जाम्पल्स, कुछ मॉरली वर्चुअस लोग थे जिन्होंने यहाँ पे भी गिव अप नहीं किया है, दे लॉस्ट देयर लाइफ नो मैटर वॉट। एंड अगर आप बुक को डीपली पढ़ोगे, ऐसी एक वुमेन है जिसने उस टाइम काफ़ी लोगों की हेल्प की, एंड आई हैवंट हाईलाइटेड दैट पार्ट, बट शी वॉज ब्रूटली टॉर्चर्ड, एंड उसके बाद भी उसने एक ही स्टेटमेंट कही थी कि मुझे किस बात का डर नहीं, चाहे तुम मुझे पीसेस में रिप भी कर दो, बट स्टिल आई नो दैट यू पीपल आर अफ्रेड ऑफ योर ऑफिशियल्स, but I am not afraid of anyone. I have my moral integrity, so do whatever you want, and that is the real power about these people. And मैं ये इसलिए आप लोगों के साथ इस पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूँ because see, ये एक बहुत स्टोइक आइडिया है कि अगर आप सामने वाले इंसान के विल में गिवन नहीं करते, कहीं ना कहीं ये बहुत एक्सट्रीम है, बट अगर आप उसको अपने विल को कंट्रोल करने का परमिशन ही नहीं दे रहे, एंड ये काफ़ी स्मॉलर लेवल्स पे भी आप देखो, अगर सामने वाला इंसान आपको इंटिमिडेट कर रहा है बट आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसकी आईज में देख के बोलो नो दिस इज स्टूपिड, दिस इज रॉन्ग एंड आई एम नॉट गोइंग टू से येस टू दिस, मे बी दैट इज ऑल्सो अ स्मॉल फॉर्म ऑफ मार्टिडम। एंड अगर आपको कहीं ना कहीं कुछ गलत लगता है अपनी ज़िंदगी में, यू हैव टू टेक अ स्टैंड, यू हैव टू से कि मतलब नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता एंड आई वुड टेक अनदर राउट, ठीक है। एंड ये था इंटेरोगेशन, एंड इंटेरोगेशंस बहुत ब्रूटल रहे हैं उस बुक में, अगर आप रीड करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा। एंड चलिए अब बात करते हैं जो ये इंटेरोगेशंस करते थे, जो ब्लू कैप्स जिन्हें कहा जाता था, जो भी ऑफिशियल्स थे, हायरार्की तो ऑल्दो प्रिवेल करती थी, चाहे कम्युनिस्ट ने ये प्रॉमिस किया था कि नहीं करेगी बट स्टिल करती थी, एंड उनके बारे में अब हम बात करते हैं कि वो कैसे इतना ज़्यादा टॉर्चर कर लेते थे, क्या उनके अंदर से ह्यूमैनिटी की आवाज़ नहीं आती थी। लेट्स टॉक अबाउट इट। नाउ देखो गाइस, मैं आपको सिंपली एक बात कहना चाहूँगा, जब एविल डूअर्स की बात आती है एंड जैसे ब्लू कैप्स की हम बात कर रहे हैं, हमने जब भी नाउ सी, जब भी हम कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट, कोई हिस्टोरिकल नैरेटिव पढ़ रहे हैं, लेट्स जस्ट से कि आप ऑर्डिनरी मैन पढ़ रहे हो, या फिर लेट्स जस्ट से कि आप
कोई भी नैरेटिव पढ़ते हो, जब हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा नाजी जर्मनी के बारे में एंड नाजी ऑफिसर्स के बारे में, एसएस ऑफिशियल्स के बारे में, या फिर जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये ब्लू कैप्स जो थे जिस तरह ब्रूटली टॉर्चर कर रहे थे, आप लोग सोच रहे होंगे ये इंसान नहीं, ये इंसान के रूप में शैतान है। आप लोगों को लग रहा होगा एंड आप एज अ विक्टिम पढ़ रहे हो बट नॉट एज अ परपेट्रेटर। एंड नाउ लेट मी जस्ट टेल यू कि परपेट्रेटर क्या मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ। सी हम लोग ना जब किसी चीज़ को बाहर से देखते हैं ना तो हम कहते हैं कि नहीं 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 गलती उस इंसान की है, वो इंसान नहीं वो हैवान है। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि उसने हैवानियत वाला काम नहीं किया, बट एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि दैट वी ह्यूमंस इफ़ वी हैव कैपेबिलिटी टू डू रियली गुड थिंग्स इन आवर लाइफ, अगर हमारे पास सेंटली काम करने की क्षमता है तो वो काम करने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा वर्चुअस और बहुत ही ज़्यादा मॉरली इंटेग्रल होने की ज़रूरत होती है, एक रिक्वायरमेंट होती है। यू माइट प्रिज्यूम यू आर अ गुड मैन अंडर वेरी गुड सर्कमस्टांसिस बट चिप्स आर डाउन, एंड ऐसे ही सर्कमस्टांसिस बन जाते हैं जब ये हेलिश सिनेरियो होता है और ये टोटलिटेरियन आइडियाज़ प्रिवेल कर रहे होते हैं, जहाँ पे अगर आप ये इविल डूइंग करते हो तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे वो मिलता है, एक तरह से प्रिविलेज मिलता है। बिकॉज ये इविल डूइंग इसलिए नहीं कर रहे थे खाली कि इनको मज़ा आ रहा था, ऑल्दो दैट इज़ पार्ट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, और हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये शैडो हमारे अंदर भी है, और यूंगियन पर्सपेक्टिव जो है शैडो का उसे हमें डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, नहीं तो हम इस नाइव वे में जिएंगे कि हम कुछ गलत नहीं कर सकते। एंड जब तक हम ये नहीं समझते ना कि हमारे अंदर का पोटेंशियल जो है गलत करने का वो कभी बाहर आ सकता है, तब तक हम अनंत गलतियां करते रहेंगे, तब तक हम अनंत लोगों को हर्ट करते रहेंगे। बिकॉज सोजनिस्ट ने खुद लिखा है इस बुक के अंदर, लेट मी जस्ट टेल यू हियर, ओके, इफ ओनली इट वेर ऑल सो सिंपल, इफ ओनली देयर वेर इविल पीपल समवेयर insidiously committing evil deeds, and if it were necessary only to separate them from the rest of us and destroy them, but the line dividing good and evil cuts through the heart of every human being, and who is willing to destroy a piece of his own heart. During the life of any heart, this line keeps changing place. Sometimes it is squeezed one way by exuberant evil, sometimes it shifts to allow enough space for good to flourish. One and the same human is at various ages, under circumstances, a totally different human being. At the time he is close to being a devil, at times to sainthood, but his name doesn't change. So to the name we ascribe the whole lot good and evil. That's why Socrates says, know thyself. जी हाँ दोस्तों, यही सच्चाई है हमारी इंसानियत की, और हमें इसे समझना पड़ेगा कि हम इंसान रखते हैं पोटेंशियल टू डू अ लॉट ऑफ सिन, बट एट द सेम टाइम टू डू अ लॉट ऑफ गुड एज वेल। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सिर्फ गलत ही करेंगे जब अंडर प्रेशर होंगे, बट इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड मैन यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट। तो पहले ये एक प्री सपोजिशन बना दो कि तुम्हारे अंदर है पोटेंशियल टू डू इविल, एंड अगर तुम वो बात समझ जाते हो ओनली देन तुम एक वर्चुअस पाथ की तरफ चलते हो, और तब तुम्हें समझ आता है दैट टू एग्जिस्ट इज टू सफ़र। बट उस सफरिंग में अगर तुम एक वर्चुअस, एक फोर्थ राइट मीनिंग ढूंढते हो, तब तुम एक अच्छे इंसान बनने चल सकते हो। ठीक है दोस्तों, एंड मोस्ट ऑफ द ब्लू कैप्स जो थे वो इसलिए नहीं ये रोक पाए क्योंकि पहली बात तो अगर वो इस ड्यूटी को रिजेक्ट कर देते देन मोस्ट प्रॉबेबली उनको भी स्टेट की तरफ से काफ़ी वो एक तरह से हो सकता है उनको टेनर्स के लिए भेज दिया जाता, हो सकता है वो ये प्रिजन कैंप्स में आ जाते, या फिर और भी कुछ एडवर्सिटीज़ देखनी पड़ती। एंड गाइस, जहाँ पे इतना कुछ मिल रहा है स्टेट की तरफ से, इतने गार्डन्स मिल रहे हैं, इतना कुछ मिल रहा है तुम्हें, मतलब अगर तुम एक इंटेरोगेशन निकलवा देते हो सामने वाले बंदे से, उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ मिलता था, और ये सब बुक में बहुत ब्यूटीफुली नरेट किया गया। ऑल्दो मैं ये कहूँगा कि ये बुक बहुत डार्क है, बट स्टिल गाइस वो सब बातें प्रॉपरली एक्सप्लेन की गई है कि कैसे एक इंसान को मटेरियल वेल्थ का लालच देके कैसे उससे विल काम करवाए जा सकते हैं, एंड एक वर्चुअस इंसान को समझना चाहिए। एंड आई एम सेइंग कि ये बहुत मुश्किल काम है, बट वी हैव टू डू दैट। एंड चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है
प्रोग्रेशन ऑफ द गुलाग फैक्ट्री। ठीक है दोस्तों, शुरू में जब ये लॉ मैच्योर नहीं हुआ था, ठीक है, शुरू में जैसा मैंने आपको कहा, पहले तो ये इलीट क्लास के लोगों को कर रहे थे अरेस्ट, धीरे धीरे बिकॉज जो गुलाग कैंप्स बने उनको बहुत ज़्यादा वर्क लेबर की ज़रूरत थी, तो और लोगों को ट्रिवियल फॉर कंप्लेनिंग जैसे जैसे मैंने बताया वो सब चीज़ों के लिए करते गए अरेस्ट। एंड इवेंचुअली एक टाइम आया जब इवन जो लॉयल लोग थे ना, जिनके बारे में मैं आगे बात करूँगा पार्ट 2 में, उनको भी नहीं छोड़ा गया, उन लोगों को भी कैप्चर करके अंदर डाल दिया। इवन जो पार्टी को लॉयल थे, जो बोल्शेविक्स की तरफ लॉयल थे, जो इस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ लॉयल थे, एंड उनका जो एक लॉयल्टी है ना, जो पिग हेडेडनेस है, वो आगे फर्दर पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। बट इवेंचुअल प्रोग्रेशन टूवर्ड्स जो हेल्थ था वो अब शुरू हो चुका था उस रेवोल्यूशन के बाद, और वो चलता ही जा रहा था, जिसके बारे में दूसरी दुनिया को कोई आइडिया नहीं था। बिकॉज उसका भी एक रीज़न है गाइस, बिकॉज ये जो स्टेट्स होती हैं, इनके जो लीडर्स होते हैं ना, वो बाहर से डिम विटेड लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स को बुलाते हैं और बोलते हैं, उनके लिए एक स्मॉल छोटा सा एक विलेज सेटअप कर देते हैं, जिसे एक पैराडाइज की तरह प्रेजेंट करके बोलते हैं हाउ एवरीबडी इज थ्राइविंग इन दिस यूटोपिया। एंड बाहर वाले इंसानों को बिल्कुल आइडिया नहीं होने देते, ऑल्दो बाहर कुछ साइंस सिग्नल्स जाते हैं, बट मोस्टली जब डिमोटिवेटेड लोग अंदर आते हैं तब इतना आइडिया नहीं होता है। एंड बाहर के इंसान को क्या इंटरेस्ट है कि सोवियत रशिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, समझ रहे हो ना दोस्तों। बट इवेंचुअली जब धीरे धीरे ये बात बाहर फैलनी शुरू हुई प्रोग्रेशन के साथ, बिकॉज स्टालिन की डेथ के बाद, जिसके बारे में मैं लास्ट पार्ट में बात करूँगा, उसके बाद कहीं ना कहीं लकीली इसकी फर्स्ट नॉवेल वन डे इन आइवान डेनिसोविच जो अलेक्जेंडर सोजनिस ने पब्लिश की थी, जो बहुत ब्यूटीफुल नॉवेला है, जो आपको पढ़नी चाहिए। अगर आप गुलाग यार का तेलुगु नहीं पढ़ सकते, आपको बेसिक आइडिया होगा कि एक दिन उस कैंप में रहना कैसा होता है। इट इज़ अ वर्थ रीडिंग बुक, सो डू गिव इट अ रीड अगर आप उसको भी पढ़ सकते हैं। बट मैं वही कहना चाहता हूँ कि जब धीरे धीरे बाहर आइडिया हुआ, देन उसके बाद जॉर्ज ऑरवेल ने भी एक एलिगोरी लिखी, जिसमें ये लिखा उसने कि, बिकॉज उसका नाम लेना चाहूँगा उस बुक का, एनिमल फार्म, जो बेसिकली एक एलिगोरी थी सोवियत रशिया के ऊपर, जहाँ पे जो मेन पिग था वो स्टालिन था। एंड उसमें एक बहुत ही आयरॉनिक स्टेटमेंट है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल। सो आप समझ रहे हो कि ये जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है, इवन इसमें भी ऊपर परपेट्रेटर्स को अच्छे से प्रिविलेज मिल रहा था, बट वो एक इक्वालिटी का नाम और ढिंढोरा पीट के लोगों को बेवकूफ़ बना के इससे इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड चलिए दोस्तों, लास्ट बात करते हैं हम इसके बारे में, ठीक है। शिप्स टू आर्किपेलागो, ठीक है, इंटेरोगेशन हो गई, पूरी तरह उनको साइन करवा दिया गया, उनकी जो भी टर्म थी 10 सालों के लिए, 15 सालों के लिए, 25 सालों के लिए। एंड देन आफ्टर दैट आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब इनको इन वर्क लेबर कैंप्स में भेजा जाता था, तो ऐसा नहीं होता था कि इनको प्रॉपर ट्रेन्स पे रख के या किसी गाड़ियों में, बसेस में डाल के ले जाया जाता था। नो, जो कैटल ट्रेन्स होती हैं ना, उनमें भर भर के इतने गंदे तरीके में डाल के, मतलब आप समझोगे वो एक कैटल ट्रेन है जिसके अंदर एक लैट्रिन बकेट पड़ी हुई है, साइड में स्टेंच है, और वहाँ पे जितने ठूसे जा सकते हैं इंसान, एक के ऊपर एक, जानवरों की तरह भी नहीं, लाशों की तरह डाल के, और बस वैसे ही रखा जाता था। और कंप्लीट 3 से 4 दिन, इवन हफ्तों का सफ़र वो प्रिजनर्स वैसे ही तय करते थे। और इवन जब वो वहाँ गुलाग कैंप्स तक पहुँचते थे, नेचुरली काफ़ी लोग उनमें से मर भी चुके होते थे। एंड लेट्स जस्ट से जो वो जर्नी होती थी उसमें भी जो टॉर्चर किया जाता था, बिकॉज ये जो ब्लू कैप्स होते हैं, इवेंचुअली अगर आप एक डाउनवर्ड पास की तरफ चले जाते हो और एक डिमोनिक पोजेशन आ जाता है आपके दिमाग की तरफ, और वो जो इविल लाइन है वो गुड को सप्रेस करती है, तो आप भी एक तरह से एक डिमोनिक आइडियोलॉजी, आप भी एक डिमोनिक पर्सोना डेवलप कर लेते हो अपने अंदर। एंड बुरी तरह ये जो लोग टॉर्चर होते थे, तो काफ़ी लोग नहीं पहुंच पाते थे इवन गुलाग कैंप्स तक भी। एंड जो लोग पहुंचते थे उनके तो मैं आपको बताऊंगा, बट एक चीज़ मैं साथ में आपको ये बताऊं कि जो आसपास की जो लोग होते थे, बिकॉज ये तो ट्रेन स्टेशन से चढ़ाया जाता था इन लोगों को, उन कैटल की जो वो कार्स होती थी ट्रेन के पीछे, तो बेसिकली ये जो कैटल कार होती थी ये एक अलग साइड में होती थी, बिकॉज नेचुरली पब्लिक को आइडिया नहीं होना चाहिए कि किस तरह से ये गुलाग कैंप्स में कैरी किया जा रहा है। और गुलाग कैंप्स की इंफॉर्मेशन बहुत सीक्रेटिव रखी जाती थी। इवन जो
क्लेम किया गया है इस बुक में दैट 60 मिलियन पीपल डाइड इन दिस गुलाग कैंप्स, उसको भी सप्रेस करने की कोशिश की गई है। बट जो रफ आइडिया दिया गया है कि 20 to 60 मिलियन पीपल डाइड। अब आप आइडिया लगा सकते हो कि आगे जो आपको स्टोरी बताई जाएगी गुलाग कैंप्स में कैसे हालात होते थे वो कितनी हार्श रहने वाली है। तो चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं।